50 hertz transformer having equal hysteresis and eddy current losses at rated excitation is operated at 45 hertz at 90% of its rated voltage compared to rated operating point. The core losses under this condition, क्या होगा कोर लॉस की वैल्यू? रिड्यूस बाय 10%, रिड्यूस बाय 19%, रिड्यूस बाय 14.5% या रिमेन अनचेंज्ड? रिमेन अनचेंज्ड। क्या होगा ध्यान से देखिए। ट्रांसफॉर्मर कितना था? 50 हर्ट्ज ट्रांसफॉर्मर। हिस्टेरिसिस लॉस और एडी करंट लॉसेस क्या थे? एट रेटेड एक्साइटेशन हैविंग इक्वल हिस्टेरिसिस एंड एडी करंट लॉस। केस 1 ले लेते हैं, जहां पे केस 1 में मान लेता हूं, जहां पे V को वोल्टेज को मैं रेटेड वोल्टेज मान रहा हूं और फ्रीक्वेंसी को मैं 50 हर्ट्ज ले रहा हूं, यानी ये भी रेटेड ही मान लो 50 हर्ट्ज। यहां पे जो आपका हिस्टेरिसिस लॉस है और एडी करंट लॉस है दोनों सेम है, तो कोर लॉस आपको पता होगा। पहले केस का लिख रहा हूं तो मैं 1 लगा देता हूं, ठीक है? तो इसमें भी मैं 1 लगा दूं। चीजें क्लियर है? तो यहां पे आपको देख के ये समझ में आ रहा होगा कि कोर लॉस जो लिखते हैं वो होता है हिस्टेरिसिस लॉस प्लस एडी करंट लॉस। अब दोनों लॉसेस इक्वल हैं, तो ये कोर लॉस पहले वाले केस में 2pH1 हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो जरूर होगा, होगा। ठीक है, केस 2 देखें जरा। केस 2 देखें। देखिए मैंने पहले भी क्वेश्चन कराया, आपको बताया, बार बार बताया है, जब भी कोर लॉस का सवाल दिखे, एडी करंट लॉस हिस्टेरिसिस लॉस से रिलेटेड कभी भी सवाल दिखे, तो सिर्फ और सिर्फ आपको V/F का रेशियो चेक करना होता है। मतलब आप एक्चुअल में चेक क्या कर रहे हो? फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स डेंसिटी कांस्टेंट है तब कैसे प्रोसीड करना है, और फ्लक्स डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है तब कैसे प्रोसीड करना है। ये दोनों केसेस मैंने आपको अच्छे से डिटेल में बताया है। 2 केस से राइज होते हैं, आइदर V/F रेशियो कांस्टेंट हो सकता है या तो V/F रेशियो कांस्टेंट नहीं हो सकता है। तीसरा कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो यहां पे जरा देखें हम कि यहां पे हमारा V/F रेशियो कांस्टेंट है कि नहीं है। देखिए ध्यान से, इसने बोला रेटेड एक्साइटेशन पे हमने तो लिख दिया, इज ऑपरेटेड एट 45 हर्ट्ज एट 90% ऑफ इट्स रेटेड वोल्टेज। अब जो वोल्टेज है ये 90% ऑफ रेटेड वोल्टेज है। सर ये क्या लिख दिए? 90% मतलब 0.9 ऑफ वी रेटेड। क्लियर है? और फ्रीक्वेंसी कितनी है? 45 हर्ट्ज है। तो सर यहां पे V/F रेशियो चेक कर ले, चेक कर लो दोनों केस के लिए। उस केस के लिए अगर लिखोगे BM1 लिखूं मैं, तो लिखोगे रेटेड वोल्टेज अपॉन 50 हर्ट्ज। बिल्कुल सही, प्रोपोर्शनलिटी दे दो ऐसे। BM2 जो लिखोगे V2 की वैल्यू कितनी है? इन दोनों का रेशियो देख लो आप, इन दोनों का रेशियो देख लो, BM2 अपॉन BM1। यहां पे लिखोगे BM2 आप लिखोगे 0.9 ऑफ V रेटेड अपॉन 45, ये ऊपर चला जाएगा 50, नीचे आ जाएगा V रेटेड, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 0.9 है, 50 से ये कैंसिल आउट करो, ये भी 0.9 आएगा, करके देख लो, कैंसिल आउट हो गया, नहीं होगा वैल्यू 1। 1 का मतलब हो गया आपका, 1 का मतलब हो गया कि फ्लक्स डेंसिटी आपका क्या है? सर यहां तो फ्लक्स डेंसिटी सेम है। सर इतना एग्जाम में तामझाम करना है क्या? बहुत टाइम लग जाएगा सर। नहीं करना है, आपको यहां से दिख रहा होगा कि फ्रीक्वेंसी 50 से 45 हर्ट्ज कर दिया है, मतलब 50 का अगर 45 हर्ट्ज देखें तो कितना परसेंट हो गया? 90%। और वोल्टेज को भी 90% इसने कर दिया है, ऑब्वियसली V/F रेशियो कांस्टेंट हो गया। जिस प्रोपोर्शन में वोल्टेज को डिक्रीज किया है उसी प्रोपोर्शन में अगर फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करें, या जिस प्रोपोर्शन में वोल्टेज को इंक्रीज किया उसी प्रोपोर्शन में अगर फ्रीक्वेंसी को भी इंक्रीज करें तो V/F रेशियो कांस्टेंट होगा। तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हुआ 90%, वोल्टेज को भी डिक्रीज कर दिया 90%, तो V/F रेशियो कांस्टेंट है। इतना तामझाम करने की आपको आवश्यकता नहीं है। चीजें समझ में आ रही है? बताइए यहाँ पे
सबको क्लियर है? ये V/F रेशियो को प्रोपोर्शनल होता है BM, वहां से आप ये निकाल सकते हो। सबको क्लियर है पार्ट? अब यहां से हमें पता चल गया कि फ्लक्स डेंसिटी कांस्टेंट है, फ्लक्स डेंसिटी यानी V/F रेशियो कांस्टेंट है। तो जो हिस्टेरिसिस लॉस होता है, हिस्टेरिसिस लॉस ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, और एडी करंट लॉस होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी स्क्वायर। ये सब लोग जानते होंगे। अब ये पार्ट अगर जानते हो, ये पार्ट अगर जानते हो कि हिस्टेरिसिस लॉस अगर फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है, तो कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो PH2 कितना हो जाएगा बेटा? F2 कितना है सर? 45 है, ये 50 है, और इधर आ जाएगा PH1, यानी जो हिस्टेरिसिस लॉस सेकंड पार्ट का होगा वो 90% ऑफ फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है? बिल्कुल सर। एडी करंट लॉस की बात करें तो एडी करंट लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी स्क्वायर हो जाता है। तो अगर मैं P2 अपॉन P1 लिख दूं तो हो जाएगा F2 अपॉन F1 का स्क्वायर, यानी 0.9 का स्क्वायर। तो P2 कितना हो जाएगा? 0.9 का स्क्वायर इंटू P1, यानी P2 कितना हो जाएगा? 0.81 ऑफ P1। सर हिस्टेरिसिस और एडी करंट लॉस मिल गया, तो हम क्या कोर लॉस लिख सकते हैं? जरूर लिख सकते हो। तो सेकंड पार्ट में कोर लॉस कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा PH2 प्लस P2। PH2 कितना है? 0.9 ऑफ PH1 प्लस 0.81 ऑफ P1। सर ये दोनों तो इक्वल थे, PH1 P1, तो P1 को PH1 लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हो। तो इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं सर, क्योंकि दोनों लॉसेस इक्वल थे स्टार्टिंग वाले, तो इसको लिख देंगे 0.81 ऑफ PH1, यानी इसको ऐड करोगे तो हो जाएगा 1.71 ऑफ PH1। ये हो गया सेकेंड केस का कोर लॉस। अब कंपेयर करना है, परसेंटेज चेंज देख लो। तो परसेंटेज चेंज की अगर हम बात करें तो ये लिखेंगे नया वाला जो कोर लॉस हमने निकाला माइनस पुराना, कंपेयर किससे करें? पुराने वाले से। नया वाला कितना है? 1.71 ऑफ PH1, पुराना वाला कितना था? 2 PH1, क्योंकि दोनों इक्वल थे, अपॉन 2 PH1। ये आ जाएगा आपके पास माइनस, मैं परसेंटेज में लिख दूं 14.5%। परसेंटेज में लिखा हूं मतलब इंटू 100 है, 14.5%। नेगेटिव का मतलब, नेगेटिव का मतलब जरा बताएं क्या होगा? यहां पे आ गया नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब यहां से देख के बताएं। 14.5% का एक ही ऑप्शन है, बट नेगेटिव क्या बता रहा है कि वो क्या हुआ? रिड्यूस हो गया, रिड्यूस हो गया। बताइए पार्ट क्लियर है सबको? सबको क्लियर है?